हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है उन बच्चों का जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपके पेपर में कुछ ही दिन रह गए हैं। अपने सपने को साकार करें विद लक्ष्य एकेडमी। आपको सभी वीडियो मिल रही है, चाहे वो हिंदी की है, आपका रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है और जीएस है और स्टैटिक्स जीके है। तो अगर आप ये सारी वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेते हैं, कर लेते हैं प्रैक्टिस, तो आपका यूपी पुलिस डेफिनेटली क्रैक होगा। तो हमारी पहली क्लास तो आपने देख ही ली है, और दूसरी क्लास है हमारी जीएस की। देख लेते हैं क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको पेपर में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी जीके की क्लास, जीएस की क्लास, जो आपको हेल्प करेगी वर्दी लेने के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। फटाफट से आप भी आंसर करते रहिए। कोई और चीज की रिक्वायरमेंट हो कि ऐसा कुछ हो कि टीचर्स की तरफ से आपको नहीं मिल रहा, तो प्लीज कमेंट किया करो, कमेंट में आंसर जरूर किया करो, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि कौन सा बच्चा कहाँ कहाँ से देख रहा है और क्या क्या वो डिमांड कर रहा है। हमें भी, हमारी टीम को भी एक मोटिवेशन जरूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री से। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरीके से मैं जीएस करा रही हूँ। सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ चलते रहेंगे, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ताकि आपका कुछ भी छूटे ना, और एक क्वेश्चन के साथ विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में क्वेश्चन है। देखो, बुद्ध और जैनिज्म ये दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये नहीं सिर्फ यूपी पुलिस के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुद्ध से क्वेश्चन, जैनिज्म से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? क्वेश्चन है आपका, गौतम महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो आंसर क्या है? कुशीनगर। क्या होगा इसका आंसर? कुशीनगर। कुशीनगर। गौतम बुद्ध के बारे में और बहुत सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, मैं सारी आपको आज बता देती हूँ। वैसे इसका आंसर है कुशीनगर। और देख लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना। देखो, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज, लाइट ऑफ एशिया, हिंदी में ज्योति पुंज, इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ठीक है, कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक, कहां पर हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यहां से एक क्वेश्चन जीएस में देखने को जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम? स्टॉप करिए। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और कपिला वस्तु के लुम्बिनी नामक, कहां पर हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। माता का नाम क्या था? महामाया था। इनकी माता जो थी, इनकी मृत्यु के 7वें दिन ही जल बसी थी। तो इनका जो पालन पोषण था, इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। आगे देख लेते हैं। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, इन्होंने कब घर छोड़ा था? 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, कौन सी नदी? निरंजना नदी। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी के किनारे इन्होंने बैठकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी। और पेड़ कौन सा था? पीपल का वृक्ष था, जिनके नीचे बैठकर इन्होंने तपस्या करी थी और जिनसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी दो इंपॉर्टेंट है, पेड़, पीपल का वृक्ष और नदी निरंजना नदी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे और वह स्थान बोध गया कहलाया। क्या कहलाया? बोध गया। बुद्ध के नाम से ही पड़ा, बोध गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से कहा गया। क्वेश्चन आता है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो जहां पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, उस जो
सिचुएशन को इन्होंने क्या कहा, ग्रंथ को क्या कहा, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया था। कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं ब्रज भाषा में, पाली में, अवध में, तो पाली में आपका सही होगा। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो थे वो राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज्यादा इनके जो उपदेश थे वो कहाँ दिए गए, इनके उपदेश थे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने दिए थे। ठीक है, तो बुद्ध से ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। महा क्वेश्चन था बेसिकली आपका कि इनका महापरिनिर्वाण कहाँ किया गया था, तो महापरिनिर्वाण उनका कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से ही क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकारी का कौन सा क्रम सही है, कि मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले अधिकार किसका था, फिर कौन राजा बना, फिर कौन, इस तरीके से क्रम से भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपका आंसर सबसे पहले आए थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो फर्स्ट में है अशोक, नहीं अशोक नहीं थे। बिंदुसार बिल्कुल ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ, ये बिल्कुल सही है। यही सीक्वेंस है मौर्य साम्राज्य का। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार नहीं। तो आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा, बाकी सारे गलत हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपका। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, इनको चंद्रगुप्त मौर्य कहा गया, इन्होंने 320 से लेकर 330 तक राज किया। 320 ईस्वी से लेकर 330 ईस्वी तक राज किया। ठीक है, इन्हें महाराजाधिराज की उपाधि भी मिली। किसकी उपाधि मिली, महाधिराजा अधिराज की उपाधि भी मिली। नंद वंश के अंतिम शासन कौन थे, घनानंद। ठीक है, को पराजित करके ठीक है, तो नंद वंश के अंतिम शासन घनानंद थे, उनको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो प्रथम जो राजा बने, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। क्वेश्चन ये भी आता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। और देख लेते हैं कहाँ से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चला। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, 320 ईस्वी से 330 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। महाराजा धीराज की उपाधि भी इन्हें मिली चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, और देख लेते हैं साहित्यिक स्रोत, यानी कि कहाँ से पता चला हमें इनके बारे में। और एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत, जो हमें पेंटिंग, दीवारों या कोई ऐसी कला, आर्ट, इनसे पता चले, वो होते हैं हमारे पुरातात्विक। और साहित्यिक जो हमें लिखे हुए स्रोत मिले। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में इनके बारे में पता चला, बुक के नाम है ये, इंडिका में, मुद्रा राक्षस में, और जैन और बौद्ध के ग्रंथों में भी किसका जिक्र था, मौर्य साम्राज्य का जिक्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र था। और पुरातात्विक में हमें अशोक के अभिलेख मिले। ठीक है, और जूनागढ़ के अभिलेख मिले, और रुद्रदामन के अभिलेख मिले, जिनसे हमें इनके बारे में पता चला। आगे देखते हैं मौर्य साम्राज्य के शासक कौन कौन थे, ये भी क्वेश्चन आपका आता है कई बार। तो इसको भी सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो मैंने अभी बताया आपको, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर दशरथ मौर्य, संप्राति, शालिशुक और देववर्मन, शतधन्वन और बृहदर्श। तो ये थे आपके मौर्य साम्राज्य के शासक। आपसे 4 ऊपर के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अच्छे से डीपली थोड़ा पढ़ लेना। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये एक दूसरे से कैसे कैसे फिर ये राज करते रहे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महाराजा धीराज के रूप में जाना जाने वाला पहला गुप्त राजा, गुप्त की बात कर रहा है कि पहला गुप्त राज्य कौन था, महाराजा धीराज के रूप में जाने जाने वाला। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। अभी हमने बात करी कि इनको उपाधि भी दी थी, मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया आपको, महाराजा धीराज की उपाधि मिली ने चंद्रगुप्त किसको, प्रथम को। तो इसका आंसर होगा आपका 4th। कौन सा आंसर होगा आपका 4th। पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा। देखो ये एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये कुछ रचनाएं हैं और लेखक हैं जो गुप्त राज के जो गुप्त राजवंश था उसके बारे में बताए गए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसने कौन सी किताब लिखी थी, क्या लिखा था, उनके लेखक और रचनाएं हैं।
ये क्वेश्चन आपका आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखते हैं गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों के बारे में। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। देवगढ़ का दशावंतर मंदिर ये कहाँ पर बना हुआ है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितापुर उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। तिगवा का विष्णु मंदिर बना हुआ है जबलपुर मध्य प्रदेश में। एरन का विष्णु मंदिर बना हुआ है सागर मध्य प्रदेश में। बुमरा का शिव मंदिर बना हुआ है सतना मध्य प्रदेश में। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपका आया भी हुआ है पेपर में, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। भीतर गांव का कृष्ण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में। नागौद का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ मंदिर हैं जो आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, एग्जाम में आपके आ सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ग युग माना जाता है। किसका? भारतीय संस्कृति का स्वर्ग युग माना जाता है। गुप्त काल में ही सती प्रथा, कौन सी, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में सती प्रथा और बाल विवाह का प्रथम उल्लेख मिला था कि सती प्रथा, जब कोई विधवा हो जाती थी, औरत का हस्बैंड मर जाता था तो उसको जला दिया जाता था। तो सती प्रथा और छोटे लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था 11 साल 12 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में। तो ये सब के जो उल्लेख है वो कहाँ से मिले हैं? गुप्त काल से ही मिले हैं। इसमें शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी और देश का सर्वोच्च राजा होता था। और शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जो ग्रामीण के अधीन होती थी। सबसे बड़ी इकाई देश होती थी और सबसे छोटी गांव होती थी। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर सोने के सिक्के थे कुषाण के द्वारा, तो क्या कहा जाता था? इन्हें दिनार कहा जाता था। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार गुप्त काल के बारे में। यहां से देखो क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान इसका आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। संविधान की द्वितीय अनुसूची, मैंने पिछली क्लास में भी अनुसूचियां करवाई थी, और अगर आपको डीपली, बहुत ज्यादा डीपली अनुसूचियां या आर्टिकल्स करने हैं तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो है इनकी, आप आराम से देखिए, अपने नोट्स बनाइए अगर आपको नहीं आता तो। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो बताओ भाई, इतनी तो आपको प्रैक्टिस पता होगी कि किसकी है। बाकी मैं अभी आपकी सारी रिवीजन भी करा देती हूँ। तो आप बताओ आंसर इसका। राज्यसभा में प्रतिनिधि से नहीं, भाषाओं से नहीं, 8वीं अनुसूची में शपथ ग्रहण से नहीं, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, यस, कि भाई वेतन कितना दोगे, ये होगा द्वितीय अनुसूची में। सबसे पहले कौन सा राज्य दोगे, कौन सा राज्य मिलेगा, उसके बाद होती है बात किसकी? वेतन की। तो द्वितीय अनुसूची में आपका आंसर होगा 4 कि आपका द्वितीय अनुसूची में ये कहा गया है कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को कितना कितना वेतन मिलेगा जो बड़ी बड़ी पोस्ट्स हैं। ठीक है, बाकी पहली अनुसूची में किसकी बात हुई थी? देश और राज्य की। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता कितना मिलेगी, पेंशन कितना मिलेगा, वेतन बड़े बड़े अधिकारियों को। तो ये इसकी अनुसूची की बात, इस अनुसूची में ये बात करी गई थी। तीसरी अनुसूची में बात हुई है शपथ की। शपथ लेनी बहुत जरूरी होती है। आप देखते हो जब कोई नई पार्टी बनती है या कोई नया नेता बनता है तो वो शपथ लेता है। ये कौन से अनुसूची में बात करी गई? तीसरी, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में सीटें कितनी होंगी, इसका आवंटन करना, कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं उसके बारे में बताना। पांचवी अनुसूची में बात होगी अनुसूचित जाति, जितने भी हमारे ट्राइबल जाति हैं, ओबीसी है, जनजातियां हैं, इनके बारे में, उनके क्षेत्रों के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, बेसिकली सारा उनका जितना भी काम होगा वो कौन सी अनुसूची में बात करी गई है? 5वीं अनुसूची में। छठी अनुसूची में बात करी गई है नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरिया जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जनजातियों के बारे में, कि वहां की जो ट्राइबल जनजातियां हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनके बारे में बात करी गई है छठी अनुसूची में। इंपॉर्टेंट है ये भी, आपको पेपर में देखने को मिलती है। 7वीं अनुसूची में बात करी गई केंद्र और राज्यों की बीच शक्तियों का बंटवारा, कि कौन सा काम केंद्र करेगा और कौन सा काम राज्य करेगा। तो ये बात करेगी आपकी 7वीं अनुसूची में। ठीक है, आपको पता है केंद्रीय सूची होती है, केंद्र तो जो भी काम करता है। राज्य सूची एक समवर्ती सूची होती है जिसमें दोनों ही मिलकर काम करते हैं। तो ये बात करेगी आपकी 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची वेरी इंपॉर्टेंट, भाषाओं के बारे में बात करी गई है। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था आपको
भाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन। तो 8वीं अनुसूची में बात करी गई है किसकी, भारत की सभी भाषाओं के बारे में। 9वीं अनुसूची में बात करी गई है भूमि सुधार से रिलेटेड। 10वीं अनुसूची में दल बदल, ये भी क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया था मैंने आपको कि भाई कोई भी पार्टी में कोई जा सकता है, आ सकता है, इसके बारे में सारी बात करी गई है 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में आपकी बात करी गई है पंचायत की, किसकी, पंचायत की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका आर्टिकल भी पूछते हैं 73 और आपकी शेड्यूल भी पूछते हैं कि पंचायत का कौन सा है। तो 11वीं अनुसूची में बात करी गई है। 12वीं अनुसूची में जितना भी आपका एमसीडी है, ये नगर निगम निकाय है, ये सारी बात होती है लास्ट 12वीं अनुसूची में। तो ये आपकी कुछ अनुसूचियां हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके साथ हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकार सन्निहित है, यानी कि मौलिक अधिकार की बात करी गई है। सन्निहित भी देख लो कैसे लिखते हैं, वो कैब में आ जाता है हिंदी की है। ठीक है, तो आर्टिकल नहीं, 4th में नहीं, 1 में नहीं, 3rd में, किसमें बात करी गई है, 3rd में। आर्टिकल सारे पढ़ के जाने हैं, सारे शेड्यूल पढ़ के जाने हैं आपको, ताकि एक आधा जो क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, आपका गवर्नर है, इनके बारे में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यूनियन टेरिटरीज है, एक यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का आपका बनता ही बनता है, तो ये क्वेश्चन जरूर देखना है आपको। तो भारत मौलिक अधिकार में किसकी कौन से भाग में बात करेगी, 3rd में करेगी, किसमें करेगी, 3rd में। आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। समानता का अधिकार, ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था आपको। अनुच्छेद 14 से 18 में इक्वालिटी की बात करी गई है। स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम का अधिकार जो है, अनुच्छेद आपका आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि हम किसी का शोषण नहीं कर सकते, छोटे बच्चों से काम नहीं करा सकते हैं, 14 साल से कम के बच्चों को ढाबे पे या कहीं कहीं पे भी हम उनसे ऐसा काम नहीं करा सकते जिससे उनका पढ़ाई रुके और शोषण। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद कौन सा है आपका, 23-24। आपका इंपॉर्टेंट है ये, आप अपने इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है आपका। धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी इंसान कोई भी धर्म अपना सकता है, ये बात करेगी आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। देखो ये आपकी रिवीजन क्लास चल रही है, आप पढ़ चुके हो, पेपर पहले भी हो चुका है, कैंसिल भी हो चुका है, तो अब आपको सिर्फ एक रिकैप की जरूरत है कि फटाफट आपकी क्विक रिवीजन हो जाए, तो वही आपकी अब चल रही है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से अधिकार हैं, ये कौन से अनुच्छेद में बात करी गई है, 29 और 30 अनुच्छेद में। संवैधानिक उपचारों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने पिछली क्लास में भी कराया था आपको। उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, इसे हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका 32, तो ये आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र, यूटी की बात कर रहा है ये, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, जहां पर भी केंद्र का शासन हो, जो भी सरकार केंद्र में हो, जैसे इस वक्त बीजेपी है आपकी, तो जो भी शासन जिस भी केंद्र सरकार का हो, वो उसका वहां पर शासन चलेगा, उस राज्य में उसका शासन चलेगा, वो होती है आपकी यूटी। जैसे दिल्ली आपकी यूनियन टेरिटरीज है, पहली बात तो आपको पता 8 की 8 यूनियन टेरिटरीज का नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, और दिल्ली आपकी यूनियन टेरिटरीज है, उसमें किसका राज है, उसमें भले ही आपकी केजरीवाल की सरकार है, लेकिन जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो डिसीजन लेते हैं, यहाँ पर सीएम डिसीजन नहीं ले पाते। तो जो हमारी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इनमें सीधा सीधा केंद्र का शासन चलता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, 4 ही आपकी ऊपर की नॉर्थ की हैं। आपके वेस्ट की दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये हो गई। फिर नीचे आप आ जाओगे तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, पुडुचेरी। तो ये 8 जो है आपकी क्या है, यूनियन टेरिटरीज। क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र में मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, कहाँ पर होते हैं ये, जहां पर दलदली यानी कि पानी होता है, तट होते हैं, पोर्ट होते हैं, वहां पर कैसे फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव। इनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत उच्चतम है, सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहाँ पर है, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रखा है इसने, कौन से यूनियन टेरिटरीज में है,
तो गुजरात तो स्टेट है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, और ये है आपका अंडमान और निकोबार। देखो अंडमान और निकोबार जो एरिया है आपका, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपके मैंग्रोव ट्री है प्रतिशत के अकॉर्डिंग भी। वैसे भी मैं कुछ आंकड़े भी बता देती हूँ। मैंग्रोव ट्री की बात करें तो तटों के आसपास होते हैं, ठीक है, पानी ज्यादा ठंड जहां पर होती है वहां पर ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ठंड को सर्वाइव बिल्कुल नहीं करते। पश्चिम बंगाल है, सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, यहाँ पर जैसे चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु, होते ही जहां पर भी तट होंगे वहां ये होंगे, बट ज्यादा आपसे पूछ रखा था इन्होंने, होते सब जगह है ये, ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये बहुत ज्यादा है, लेकिन आपसे क्या पूछ रखा है उसने कि ज्यादा कहाँ पर है, तो ज्यादा आपसे पूछ रखा है, उच्चतम प्रतिशत पूछ रखी है, तो वो है आपकी अंडमान निकोबार में। आगे देख लेते हैं इसके बारे में भी। देखो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल भी मैं बता देती हूँ आपको। अंडमान और निकोबार में, अंडमान और निकोबार में जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है उसका 8,249, ठीक है, 8,249, और मैंग्रोव ट्री का जो है इसमें 616 किलोमीटर तक फैले हुए हैं मैंग्रोव ट्री। और प्रतिशत की बात करूं तो 7.47 7.47% है इसमें मैंग्रोव ट्री। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रखा था कि सबसे ज्यादा प्रतिशत में कहाँ है। फिर उसके बाद आपके पश्चिम बंगाल, मैंने आपको बताया था कि आपका जो ये सुंदरवन है, ट्रीज हैं, और आपका जो डेल्टा बनता है सुंदरबन डेल्टा, वहां पर आसपास क्या है, मैंग्रोव ट्री पाए जाते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे है, एरिया है 8,800 नहीं 8,08,752 किलोमीटर में फैला हुआ है, बहुत बड़ा है पश्चिम बंगाल। वो एक अंडमान और निकोबार इसलिए छोटा है क्योंकि वो एक आइलैंड है, ठीक है। और जो मैंग्रोव ट्री है इसमें फैले हुए हैं 2,114 किलोमीटर तक, और प्रतिशत है सिर्फ 2.38 यानी कि 2.38%, ये परसेंट की बात करी गई है। तो थर्ड सेकंड नंबर पे आता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है गुजरात आपका, गुजरात में है सिर्फ 0.6% ये, और तमिलनाडु में है ये 0.034% यानी कि बहुत ज्यादा कम। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव ट्री कहाँ पाए जाते हैं, आपके अंडमान निकोबार में, प्रतिशत वाइज भी, ठीक है। और अगर एरिया की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा इनका एरिया है। दो चीजें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन इसमें बता रखा है वही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इनमें से विचार कीजिए क्या सही है क्या गलत है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार, सारी नदियों की बात करेंगे, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका। उपयुक्त में से कौन सी नदियां पश्चिम घाट से, ठीक है, पश्चिम घाट से निकल की पूरब की ओर बहती, यानी कि यहां से कहीं से निकलेंगे, पश्चिम आपका ये हो गया, आपका पूरब ये हो गया, तो पश्चिम घाट से निकल के पूरब की तरफ बहकर कहाँ गिरेंगी यहाँ की नदियां, अरब सागर में, सॉरी बे ऑफ बंगाल में। इधर हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इधर है आपका अरब सागर, अरेबियन सी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सी नदियां ऐसी है जो यहाँ से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, क्वेश्चन बेसिकली इसने ये पूछ रखा है। आगे देख लेते हैं, आगे कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा ऑप्शन वाइज दे रखा है इसने, तो गोदावरी, ठीक है, कृष्णा और कावेरी, मेरे हिसाब से पहला, दूसरा और तीसरा ठीक होना चाहिए। इसमें ऑप्शन है सेकंड, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड। और नदियों के बारे में देख लेते हैं। नर्मदा, नर्मदा नदी, इसे रेवा के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, रेवा के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है, निकलती कहाँ से है, एमपी के जो विंध्याचल पर्वत है, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है। इस अनूपपुर जिला है मध्य प्रदेश, और इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि पानी का एक बहुत अच्छा स्रोत है। और एक ये नदी और एक तापी नदी, दोनों ही कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। बाकी सारी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस चीजों का ध्यान रखना। राज्य है इसके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से निकलकर ये महाराष्ट्र, गुजरात से होती हुई ये आपकी अरब सागर में गिर जाती है। द्रोणी क्षेत्र यानी कि इसका पूरा क्षेत्र कितना है, 98,796, ठीक है, वर्ग किलोमीटर तक ही चलती है। लंबाई है इसकी 1312 किलोमीटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी, इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। स्रोत मैंने आपको बता दिया, मुहाना कहाँ गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। अगली भी जो इसके साथ अरब सागर में गिरती है, इसकी दूसरी बहन तापी, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तापी नदी ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, एमपी से ही निकलती है, और कहाँ कहाँ
जाती है ये, महाराष्ट्र और गुजरात स्रोत है इसका मध्य प्रदेश, ये लिखा हुआ। देखो मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से होती हुई ये गुजरात और महाराष्ट्र जाती है। टोटल क्षेत्रफल है इसका 62,225 किलोमीटर और 724 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, माही नदी की बात कर लेते हैं अब, और ये गिरती कहाँ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है तापी भी, ये भी आपकी अरब सागर में ही गिरती है। इन चीजों का पता होना चाहिए, दो क्वेश्चन आते हैं ये आपका नर्मदा और तापी के बारे में, दोनों ही आपकी अरब सागर में गिरती हैं। आगे देख लेते हैं माही नदी के बारे में। माही नदी का जो स्रोत है वो भी एमपी ही है, एमपी से ही निकलती है। ठीक है, विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान गुजरात जाती है नदी। तो माही नदी विंध्याचल मध्य प्रदेश से निकलकर मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात होती हुई ये भी कहाँ गिरती है, आपकी अरब सागर में ही गिरती है। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। साबरमती नदी, देखो लूनी नदी, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ये सारी कहाँ गिरती हैं, आपकी अरब सागर में गिरती है। सबसे मेजर है इसमें आपकी नर्मदा और तापी नदी। साबरमती नदी जो है इसका स्रोत है अरावली। अरावली कहाँ है, अरावली है आपकी राजस्थान की रेंज। ठीक है, पर्वत श्रेणियां, और उसकी सबसे ऊंची जो श्रेणी है वो है गुरु शिखर। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, अरावली की हाईएस्ट पीक का नाम बताओ, तो गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पे बसा हुआ है राजस्थान। राजस्थान से निकलती हुई यह नदी टोटल कवर एरिया आपका जो करती है वो करती है 30,680 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, और लंबाई है 371 किलोमीटर। ये भी कहाँ गिरती है, आपकी अरब सागर। ठीक है, और ये लिखा हुआ है अरब सागर में आकर गिर जाती है। आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हो चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से लिंग अनुपात भारत में दूसरे स्थान पर है। किसका लिंग अनुपात दूसरे स्थान पर है? देखो लिंग अनुपात क्या होता है, जहां पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिला है ये देखा जाता है कि कितना रेशो है, लड़के कितना है और लड़कियां कितना है। तमिलनाडु नहीं, केरल, पुडुचेरी। क्या आंसर होगा इसका, पुडुचेरी। पुडुचेरी आपकी यूनियन टेरिटरीज भी है, महाराष्ट्र नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में और देख भी लेते हैं और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। दी गई जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या का अधिकारण गणना जनगणना कहलाता है। मतलब समय समय पर जो हम एक रेशो निकालते हैं, कितने लड़कियां हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, ये सब क्या कहलाया जाता है, जनगणना। जनगणना कब होती है, हर 10 साल में गृह मंत्रालय के द्वारा भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना के आयुक्त द्वारा कराई जाती है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, गृह मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है। 15वीं भारतीय जनगणना कब हुई थी, 2011। उसके बाद कब होनी थी आपकी 10 साल बाद होती है, तो 2021 में, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो 2011 के ही आंकड़े आपके चल रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, 142 करोड़ प्लस हम लोग जा चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी है, यानी कि 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं एट प्रेजेंट 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2011 के अकॉर्डिंग क्या है, 1000 पे कितनी महिलाएं हैं, 943। तो आप देख लीजिए कि लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा हैं, और सबसे आगे हम बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन में। 142 करोड़ प्लस हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है, कोई अच्छी बात नहीं है। भारत में दुनिया की कुल जनसंख्या के 17.17 लोग निवास करते हैं। भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है, 382 प्रति किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीजें भी मैंने आपको बता दी इसके साथ साथ, ताकि अगर आपके एग्जाम में आए तो आपसे ना छूटे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, नामचा बारवा कहाँ है, गढ़वाल हिमालय नहीं, हिमालय की तो है बड़ी गढ़वाल में नहीं है। ठीक है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय। विचार कीजिए क्वेश्चन, उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है, यानी कि कौन सा सही है इसमें से। नोक्रेक सिक्किम नहीं, सिक्किम नहीं है, सिक्किम हिमालय नहीं है, ये मेघालय हिमालय है। ठीक है, और ये आपका हिमालय है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड। तो इसमें आंसर होगा केवल 2। ठीक है, तो इसका आंसर होगा केवल 2 आंसर।
ये मैप है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको यूटी वगैरह के बारे में भी बता देती हूँ, अभी क्वेश्चन भी आया था हमारा। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया सबसे बड़ा यूटी जम्मू एंड कश्मीर, फिर उसके बाद यहीं पे लद्दाख है, फिर आपका दिल्ली और चंडीगढ़, यहाँ पे ही आपका ये रहा चंडीगढ़। ठीक है, तो आपकी लद्दाख में लिख लीजिए। तो चार आपकी यूनियन टेरिटरी नॉर्थ से हो गई। यूनियन टेरिटरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, कैसे काम होता है। ठीक है, फिर है आपकी दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये एक ही काउंट होती है, ये दो काउंट नहीं होती है। ठीक है, तो आपकी वेस्ट साइड में ये हो गई। फिर है आपकी लक्षद्वीप और इधर है आपकी अंडमान निकोबार, ये होगी आपकी आइलैंड ड्यूटी। फिर है आपकी पुडुचेरी जो मैंने अभी आपको बताया भी, ये तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं आपकी एट प्रेजेंट। तो आपके आज के क्वेश्चन ये हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में अगला फिर सेट करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए और यूपी में वर्दी पहनने का सपना आपका जल्दी ही पूरा हो। और भी क्लासेस हिंदी की, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इनको देखने के लिए न्यू लक्ष्य अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।